कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे लोग प्रकाश के परावर्तन में कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो हम लोग पढ़े थे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसके सहायता से किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। यह एक ऊर्जा का भी रूप है, यह एक ऊर्जा का भी रूप है। और इसमें क्या बातें बताए थे कि प्रकाश जो होती है हमेशा कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करती है। एक बात और बताए थे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। 4 बातें इसमें बताए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उत्सर्जित होता है, वे सभी प्रकाश के क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। जैसे सन, सूर्य जो हो गए वो क्या चीज़? प्रकाश का स्रोत है। जलता हुआ बल्ब वो भी प्रकाश का क्या चीज़ है? स्रोत है। लालटेन कि जलता हुआ लालटेन, जलाता, हाँ, ऐसे करके वो भी क्या चीज़ है? प्रकाश का स्रोत है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या चीज़? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी कि ऐसे पढ़े थे कि जो वस्तुएं जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करती है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं। और जो वस्तुएं जलकर प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित नहीं करती है वो कौन से वस्तुएं होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं। चंद्रमा प्रदीप्त था कि अप्रदीप्त? अप्रदीप्त था। इसके बाद से पढ़े थे स्कैटरिंग, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़े और उस प्रकाश को वस्तु क्या करे? अवशोषित करके फिर अपने चारों तरफ विकृत कर दे, फैला दे, इस घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बाद से पढ़े थे कि प्रकाश की किरण क्या होती है। तो हम लोग पढ़े थे कि जो प्रकाश का स्रोत होता है वहाँ से जो प्रकाश निकलती है वो हमेशा कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। उसी सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। कुल कितने किरण पुंज होते हैं? 3 होते हैं। एक हो गया समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण यानी कि किरणों का समूह एक दूसरे का कैसा चलता है? समानांतर चलता है, तो वे कौन सा किरण पुंज कहलाता है? समानांतर किरण पुंज। उसके अलावा जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकल करके चारों तरफ फैल जाए उसको हम लोग कौन सा किरण पुंज कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। और जब अलग अलग दिशाओं से प्रकाश आके एक बिंदु पर क्या होती है? केंद्रित होती है, उस किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद से पढ़े थे लोग पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो हम लोग पढ़े थे कि वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, अर्थात जिसमें हम इस पार से उस पार भी क्या कर सके? देख सके, वो कौन का पदार्थ कहलाता है? पारदर्शी होता है। और जिस पदार्थ से, अच्छा इसके एग्जाम्पल क्या हम लोग पढ़े थे लोग? जैसे वायु हो गया, शीशा हो गया, पानी हो गया, ये सभी कौन सी का एग्जाम्पल है? पारदर्शी का। और वह पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार नहीं करता है वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी की एग्जाम्पल जैसे बोर्ड हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं कि हमारे आर पार नहीं दिख सकता है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? अपारदर्शी का है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे लोग क्या चीज़? ट्रांसलूसेंट अर्थात पारभासी। तो वह पदार्थ जिससे प्रकाश की थोड़ी मतलब कि जिसमें हम लोग हल्का देख सके वो सभी को कौन पदार्थ कहलाता है? पारभासी। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल कुहासा था, क्या बोलते हैं? धुआं था। उसके बाद से तेल लगा हुआ कागज बोल सकते हैं, घिसा हुआ कांच बोल सकते हैं, आँख की जो पलक अंदर की है कॉर्निया जो है उसमें भी तो दिखता है ना। हाँ, तो ये सभी का पारभासी का एग्जाम्पल था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या चीज़? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे किसी भी वस्तु से, चाहे वो चिकना मतलब कोई भी चिकना वस्तु हो, जब उसे प्रकाश जाके टकरा के फिर वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि समतल दर्पण कैसे बनता है और समतल दर्पण में कैसे परावर्तन की घटना पॉसिबल होती है। तो हम लोग पढ़े थे कि ये अगर समतल दर्पण है, ये अगर हम लोग का कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। तो ऐसे करके जो प्रकाश की किरण आती है उसको कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और जब ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाती है तो इसको कौन सा किरण? परावर्तित किरण। इसमें हमेशा तीर चिन्ह दिखाना कंपलसरी होता है ताकि पता चले प्रकाश की किरण किधर से आई और किधर की ओर गई। तो आई थी इस डायरेक्शन से, गई इस डायरेक्शन में, तो ये हुआ आपतित किरण, ये क्या हुआ? परावर्तित किरण। ये वाला बिंदु कौन बिंदु बताए थे? आपतन बिंदु।
यहाँ पे एक लंब भी खींचे हुए थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये भी बताए थे लंब और अभिलंब में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग पढ़े थे जब किसी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल खींचते हैं, मतलब 90 डिग्री का खड़ी रेखा खींचे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। वहीं किसी सरफेस पर खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इस कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। इसको कौन सा कोण, परावर्तन कोण। इसको डिनोट करते हैं आई से, इसको हमको लगा जे से, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर से। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़े थे परावर्तन के कुल कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब भी कल दिखा देते कैसे एक समतल में होते हैं। दूसरा इसका हम लोग नियम का पढ़े थे कि जो आपतन कोण होता है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बातें कल पढ़े थे। आज हम लोग को ये पढ़ना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अच्छा शायद ये भी बताए थे, प्रतिबिंब भी बताए थे जब किसी वस्तु से प्रकाश निकल के दर्पण से टकरा के जिस बिंदु पर जाके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही तो बोले थे ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक हम लोग का रियल इमेज, दूसरा कौन सा, वर्चुअल इमेज, यानी कि एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। इसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक जिसकी कल्पना की जा सके, मतलब कि ऐसे छू नहीं सकते उसको। जैसे समझ ऐसे देखते हैं समतल दर्पण हम लोग चेहरा देखते हैं जो अपना, तो क्या उस उनैया जो पिछवा बैठे इमेजवा बनता है जाकर पकड़ सकते हैं का, वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। वो कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। उसको छू हम लोग नहीं सकते हैं, मतलब ऐसा समझते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का। यहाँ पर बेस्ट एक क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आज मेनली हम लोग को यही से पढ़ना था कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक बात बताते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन तो बताया है ना। तो सबसे पहले जब इसका अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो सबसे पहले उसका डिफिनेशन लिख देंगे। डिफिनेशन में क्या लिख देंगे, जो भी बताया है, बस बताइए ना। तो सबसे पहले वही लिख देंगे, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरण निकलती है, दर्पण से टकरा कर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब। अभी जितनी बातें बताएंगे मनगढ़ंत कहानी की तरह याद रख लेना है। धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे वो सभी क्लियर हो जाएगा, सभी की आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। तो सबसे पहला डिफरेंस इसमें कच्ची याद रखेंगे, परिभाषा। कि इसमें प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती है, इसमें प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें किरण मिलती हुई प्रतीत होती है और इसमें वास्तव में मिलती है। पहला अंतर ये तो हो गया। दूसरा अंतर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझिए, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं ना, तो हम लोग का जैसे हम लोग पर्दा पर मूवी देखते हैं तो वो क्या हुआ, जैसे कि वो हम लोग का रियल इमेज होता है, जैसे मतलब हम लोग का वो रियल इमेज होता है तब जाकर पर्दे पर दिखा पाते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बस हो जाए ना। तो पहला 2 अंतर याद रखेंगे कि परिभाषा ये क्या हो गया, और दूसरा पॉइंट कौन सी, कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरा अंतर ये समझना है, अभी बता रहे, अभी जो बोलेंगे ना यहाँ पर तो थोड़ा सा कन्फ्यूज, मतलब कि दिक्कत वाली बात है कि क्या बोल रहा है, छोटा बड़ा कैसे का होता है। लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा कि छोटा बड़ा बराबर यानी कि क्या कहने का मतलब है। तो ऐसे समझिएगा, जो रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर मानते हैं ये हुआ क्या चीज़, कोई वस्तु, मन्नू हो गया चाहे जन्नू कोई भी हो, ये इसका ये मालती हो गया, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कौन व्यक्ति है, इसका फोटो तो कहीं ना कहीं बनेगा ना। तो अगर मान लेते हैं इसका जो फोटो बनेगा वो कौन सा फोटो बन रहा है, रियल, उसको बोल दिए कौन सी हम लोग, वास्तविक। तो जो वास्तविक फोटो बनता है तो इसका प्रतिबिंब जो है ना, मतलब इसका फोटो छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है।
यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है। अब रही बात ऐसा क्यों बनेगा, तो इसके पोजीशन के हिसाब से कहाँ खड़ा है, कहाँ दूर है कि नज़दीक है क्या है, अब सब हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पर समझने के लिए बता रहे कि कैसे नोट आउट करके हमको आगे बढ़ जानी है। तो किसी भी व्यक्ति का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और साथ में बराबर भी बनता है। ये उसके पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि वो स्थित है कहाँ पर। बातें समझ आई। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से छोटे बनता है, यानी कि वस्तु कितना ही बड़ा रहेगा, वस्तु कितना ही बड़ा रहेगा, सॉरी उल्टा हो गया। जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, ये हमेशा वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। अवास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा और क्या होता है, बड़ा होता है। सॉरी छोटा होता है, बराबर होता है, साथ में क्या होता है, बड़ा होता है। उल्टा होता है, वो तो पढ़वे करना है, वो वाला यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। आभासी प्रतिबिंब छोटा बड़ा, हाँ लेकिन ऐसा भी होता है जैसे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जो पढ़ेंगे ऐसे करके अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण हम लोग इवन सही से बता रहे हैं कि अगर वस्तु को फोकस के अंदर रखते हैं तो इसका इमेज बहुत बड़ा बनता है। लेकिन वहीं अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है, और वो आभासी प्रतिबिंब होता है। यानी कि इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा बड़ा होता है, बराबर भी होता है। आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनेगा तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा बनता है, और उत्तल दर्पण सब छोटा बनता है। तो ये छोटा बड़ा बन सकता है, तो अंतर क्या हुआ, एक अंतर में हटाया तो उसको नहीं जोड़ गए। तो तीसरा अंतर कैसे बताता है, इसे समझते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तीसरा जो अंतर हम लोग को पढ़ना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो ये याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनता है। हमेशा वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब इस सीधा उल्टा का बात कैसे हो गया, तो ये हम लोग जो इमेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ आएगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसे बताते हैं। जैसे हम लोग, जैसे अभी हम खड़े तो हमारा माथा ऊपर है, पैर नीचे है। समतल दर्पण के सामने खड़ा होता है तो हमारा पैर नीचे जाता है, जैसे खड़ा तो ऐसा ही दिखता है। तो देखो वो कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है, सॉरी क्या बोलते हैं, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। लेकिन ऐसे बता रहे काची, अगर मानते हैं पानी के पास चले गए, पानी नदी उदी तालाब के पास, वहाँ जब खड़ा होते हैं तो हम लोग का पैर कहाँ चल जाता है, मुड़ी कहाँ चल जाता है, देह कहाँ, पैर कहाँ हो जाता है, ऊपर। जैसे हम लोग इधर खड़े तो लगता है कि अंदर में धरतिया में खड़ा ऐसे करके, तो वहाँ पर कौन इमेज बना है, वास्तविक प्रतिबिंब। वहाँ पर इससे समझते हैं कौन प्रतिबिंब बना है, वास्तविक। अभी हम जब पढ़ेंगे इमेज का बनना तो वहाँ पर सब क्लियर होगा कि कौन वास्तविक है, कौन क्या चीज़ है, आभासी है, कैसे सीधा दिख रहा है, कैसे वो उल्टा दिख रहा है।